आज का हमारा पेपर विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा को लेकर के है, जिसमें 35 प्रश्न आते हैं। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 1/8 प्लस 3/8 प्लस 5/8 का मान क्या होगा। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका हर बराबर है, तो आपको जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इनका हर 8 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5। इन सब का जोड़ अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 9/8, और 8 से इसको आप 9 को 8 से कर देंगे भाग, तो 8 ही कम 8 आएगा। इसका मतलब यहाँ से आप एक सही, ये आ जाएगा एक सही 1/8 या 9/8 आप लिख सकते थे। तो यहाँ से आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा ये आप तुरंत लगा सकते हो, यानी ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न 3 माइनस 0.3 माइनस 0.03 माइनस 0.003 का मान क्या होगा। तो देखिए, ये हो जाएगा 3 दशमलव आगे 3 माइनस दशमलव। अब देखिए, पहला 3 तो ये वाला एक 3 आ गया, दूसरे नंबर पे 0 रहेगा, उसके बाद आपका फिर ये देखिए 3 आएगा, फिर 3। इसका मतलब ये आ गया 3 माइनस दशमलव 3033। आप इसको जैसे ही घटाओगे, अब देखिए ये आ जाएगा 2 दशमलव, यहाँ से ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 6। 2.69667, यानी ऑप्शन यहाँ से बी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 3000 की पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब होता है जस्ट पहले की संख्या, तो ये हो जाएगा 2999। अगला है निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभक्त होगी। 3 से विभक्त होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ पर अगर आप तीसरा देखते हो तो ये तुम्हारा 5 धन 3 धन 4 धन 2 धन 1, इनका जोड़ आपका आता है 15, जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर सी वाला जो है डिविजिबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 14 माइनस 4 भाग 4 प्लस 5 गुणित 3। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 14 माइनस भाग, सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, तो 5 3 15, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 14 माइनस 2 प्लस 15। 15 और 14 जोड़ देंगे 29 हो जाता है, 29 में से 2 घटा देंगे बच्चों, तो ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 27 वाला ऑप्शन देख करके चूज कर लेंगे। अगला है 8 और 30 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इसका जब आप महत्तम समापवर्त निकालोगे तो 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, और आप 30 को बच्चों इसके गुणनखंड लिख लोगे 2 और 3 इंटू 5। अब दोनों का महत्तम समापवर्त निकालोगे, 2 यहाँ पर कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो महत्तम समापवर्त होगा वो आपका 2 आएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 27 है। ए 3 दिन में 4 किलोमीटर टहलता है, तो वो 6 दिन में कितना टहलेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, चूंकि ये देखिए एक एक से लगा दीजिए कि 3 दिनों में टहलता है ये 4 किलोमीटर, तो एक दिन में 4/3, इसलिए 6 दिन में कितना होगा, 6 से आप गुणा कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसका मतलब वो 8 किलोमीटर दौड़ेगा। तो यहाँ से 8 किलोमीटर जो भी आपको ऑप्शन मिले वहां से आप निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने भिन्नों का गुणा है। तो आप भिन्नों की गुणा कैसे करते हो, यहाँ पर आप देखिए ऐसे ही काट सकते हो, 6 कम 6 तिहाई 18, बाकी आपका कट ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा। और हाँ, 3 एकम 3 3, तो आएगा ये टोटल 10, 10 एकम 10, यानी 28 का यहाँ पर आपका बी वाला मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ 29 की, तो 29 वाला भी एक अच्छा प्रश्न है। 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य 300 रुपये, तो 60 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान है, क्योंकि आप 3 किलो 300 रुपये के लेते हो तो 1 किलो हो जाएगी 3 से भाग, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है 60 किलो का मूल्य, आप गुणा कर देंगे। 3 एकम ये तुम्हारा आ जाएगा 100 इंटू 60 बराबर ये 6000 रुपये आ जाएगा, नहीं ऑप्शन ए सही होगा। 0.7 का दशमलव में तुल्य क्या होगा। अब देखिए दशमलव अगर 7 है तो आप क्या कर सकते हो, दशमलव 7 और इसको साधारण भिन्न में बदल लो, ये बदल गए 7/10। अब आप इसको बदल दीजिए
प्रतिशत में, यानी 100, ये 0 0 कट जाएगा, 10×70, यानी ये 70% के तुल्य है, जिसे हम 0.7 लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेचा जाता है, तो इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो यहाँ पर 4, ये है हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा है विक्रय मूल्य। अब आप यहाँ से लाभ देख लोगे, क्योंकि 400 की चीज 500 में बेचोगे, 100 रुपए का लाभ होगा। इसका मतलब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है बच्चों? लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो आपने देखा होगा लाभ यहाँ पर आ रहा है 100 रुपए इंटू 100, और आप यहाँ पर घड़ी का जो क्रय मूल्य था बच्चों वो 400 रुपए है। अब आप 2 जीरो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी ये आपका निकल रहा है 25। यानी अगर आप 400 की चीज को 500 में बेचते हैं तो आपको सीधा सीधा 25% का लाभ होगा। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 400 रुपए का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो चूंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन समय इंटू दर बटे 100। बस आप इसको यहाँ पर रख देंगे। अब आपका मूलधन है 400 रुपए और समय आपका है 3 वर्ष, दर है 10% बटे 100 से भाग कर दोगे, 2 जीरो कट जाएगा, 4 3 12, 12 दाम 120, तो आपको 120 रुपए का जो है यहाँ पर ब्याज मिलेगा। अगला प्रश्न है, 6 व्यक्तियों में 360 ग्राम मिठाई बांटी गई, प्रति व्यक्ति के लिए औसत कितनी मिठाई पड़ेगी? तो इसका मतलब 360 ग्राम है, ये 6 लोगों में बांटना, यानी हम 6 से इसको भाग कर देंगे, 6 36, तो ये हमारे पास नीचे जीरो उतारेंगे, न जाएगा भाग तो न जाने का जीरो। इसका मतलब यहाँ पर ये 60 ग्राम मिठाई एक व्यक्ति को मिलेगी। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति एक सुबह में 3 घंटे 20 मिनट सुबह और 4 घंटे 30 मिनट शाम को खेत को निराता हुआ कितना समय? तो यहाँ पर समय निकालना है बच्चों। समय के लिए आप क्या कर सकते हो? तो चूंकि यहाँ पर पहले आपका 1 घंटा, दूसरा मिनट, ये सुबह का टाइम था 3 घंटे 20 मिनट और शाम को आपका है 4 घंटे 30 मिनट, दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो गया 50 मिनट और ये हो गया 7, यानी 7 घंटे 50 मिनट वो कार्य को करता है। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक खेत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? चूंकि खेत आयत है तो आयत का जो बच्चों क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आपको आता होगा। चूंकि यहाँ पर लंबाई 10 है, लंबाई 12 है, चौड़ाई 10 है, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। 12 दामन 120 वर्ग मीटर। यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार हाल की एक भुजा 30 मीटर, तो हाल के चारों ओर 10 चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ेगा? ये मान लीजिए आपके पास एक हाल है और ये भी 30-30 सेंटीमीटर का, यानी कहने का मतलब ये एक आपका वर्ग है। तो वर्ग का पहले हम परिमाप निकाल लेंगे, तो ये निकल आएगा कि एक चक्कर में चली गई दूरी। तो परिमाप इसका क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है, तो 4, एक भुजा 3 है, तो 4 तिहाई 12, इसका मतलब 1200 है, 4 तिहाई 12, 120 मीटर एक चक्कर में चलना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति को उसके 10 चक्कर लगाने हैं तो एक चक्कर में आप 120, तो 10 में कितना चलेगा? ये 1200 मीटर। इसका मतलब उसे 1200 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 30, 15 हो तो त्रिभुज का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग कहलाता है। तो ये त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का हो जाएगा बच्चों योग। आप जैसे इसको योग करोगे तो आपका यहाँ से योग निकल आएगा। तो 40, 3, 70, 80, 5, 85 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 85 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मैदान का क्षेत्रफल, एक मैदान का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 मीटर हो तो मैदान की चौड़ाई, तो यहाँ से बच्चों चौड़ाई बराबर होता है मैदान का क्षेत्रफल बटे लंबाई। चूंकि मैदान का क्षेत्रफल 80 है और उसकी जो लंबाई है वो 10 है, इससे भाग कर दोगे तो ये 8 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब
उस मैदान की चौड़ाई 8 मीटर होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक घन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर घन का आयतन क्या होगा? तो घन का जो बच्चों आयतन होता है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब आप 6 इंटू 4 इंटू 3 कर दीजिए तो 6 चौक 24, 24 नहीं होता 72 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से 72 देखिए ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो हम ऑप्शन डी को यहाँ से सही कर लेंगे। अगला प्रश्न भी आपका घन से है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर, तो घन की कोर, तो घन की कोर होती है, घन की कोर, कोर माने भुजा, क्यूबिक रूट ऑफ आयतन, क्यूबिक रूट ऑफ आयतन। तो ये देखिए करने घात 3 512, 512 का जैसे ही आप घन यहाँ निकालोगे ये आ जाएगा 8, यानी 8 को अगर हम 3 बार गुणा करें 8 28 64 अट्ठे 512, तो ये हो जाएगी घन की एक भुजा सेंटीमीटर में। क्लियर। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 10 का मान क्या होगा? तो 8 का वर्ग 8 28 64, 36 का 3 का 36 और ये 10, दोनों को जोड़ोगे इधर ये आ जाएगा 100 और प्लस 10 बराबर 110, यानी इसको जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 110। अगला प्रश्न है कि 42 से 45 तक अग्र लिखित चित्र में यातायात के कुछ साधनों की चाल दिखाई गई जिसे दंड आरेख द्वारा निरूपित किया गया। चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने चलिए देखता हूं। अगला प्रश्न इसी लेख पर आधारित है। ये देखिए चित्र दिया गया है जिसमें बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी और हवाई जहाज की स्पीड प्रति घंटा दिखाई गई। तो हवाई जहाज की चाल बैलगाड़ी की चाल से कितनी गुनी है? तो यहाँ पर अगर हम बैलगाड़ी को देखेंगे तो बैलगाड़ी की जो चाल है वो हमारी 10 है और इसकी 600 है। तो 600 की तुलना में आप 10 से भाग कर दोगे तो ये देखिए 60 गुनी चाल आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। ये हो गई हवाई जहाज की चाल और ये आपकी हो गई बैलगाड़ी की चाल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, साइकिल की चाल बताओ। तो चूंकि देखिए साइकिल आपका दूसरे नंबर पे दिया गया है और साइकिल की चाल जो है कितनी है वो आपको यहाँ से देख करके बता देनी है। तो ये अब देखिए साइकिल चूंकि ये है, ये भी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, तो अब साइकिल की चाल यहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन 10 से कुछ ज़्यादा है तो ये BC होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा छपा नहीं है। अगला है दिए गए साधन में सबसे कम चाल किसकी है? तो सबसे जिसका कम बार दंड देखिए बैलगाड़ी का होगा, तो यहाँ से आप बैलगाड़ी लगा देंगे। अगला प्रश्न है दिए गए साधनों में सबसे अधिक चाल किसकी है? तो वैसे भी आपको पता चला हवाई जहाज जो है जिसकी चाल ये देखिए 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हवाई जहाज की चाल यहाँ पर सबसे अधिक होगी जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ेगी। अब देखिए 46वां प्रश्न आपके सामने है, केलों की 3 टोकरियां, प्रत्येक टोकरी में 10 केले हैं, तो टोकरी में कुल कितने फल हैं? बहुत बेकार के प्रश्न है, बहुत, यानी एक में 10 है तो 3 में हो जाएगा 10 तिहाई 30, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जरूर आपके लिए बहुत अच्छा है, निम्न आकृति की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होती है? जो आपके सेंटर से रेखा जाती है परिधि, यानी जो आपका चाप होता है वहां तक। ये देखिए आपकी ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, तो यानी अगर आप इनमें देखें तो एक देखो ओ भी त्रिज्या हो सकती है और ओ ए, दोनों में से कोई एक त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए ओ भी दिया गया है, ओ भी आपकी वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या को दर्शाता है और ये आपकी जीवा है और ये आपका व्यास है, ये भी आपका जीवा है। तो जीवा क्या होता है? जो केंद्र से होके नहीं जाती उसे जीवा कहते हैं, जो केंद्र से होके जाती वो उसका व्यास कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, आधार 8 सेंटीमीटर हो, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? अच्छा प्रश्न है। अब आप देखिए अगर आपके पास एक आयत हम ऐसे ले लें 1 मिनट में और ये इसका अगर विकर्ण हो, तो इसके विकर्ण की लंबाई अगर 10 है और आधार इसका 8 है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? निकल आएगी। अब ये देखिए ABCD, ये बी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस में AC एक कर्ण है और ये पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। अब आप इससे निकाल सकते हो 10 का वर्ग होगा
BC आपका 8 का वर्ग होगा और AB तो निकाले जा रहा है, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब आप 10 धाम 100 और 8 टाइम 64 घटा लोगे तो आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर 36। तो AB बराबर अंडर रूट 36, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। इसका मतलब इसकी चौड़ाई जो होगी बच्चों वो 6 आएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक घन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है, इनमें 125 घन मीटर वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है। अब आप यहाँ पर करोगे क्या, सिर्फ आपको भाग करके निकालना है। तो चूंकि छोटे घन का है 125 और बड़े घन का कितना है, तो आयतन यानी बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से भाग कर दोगे तो घनों की संख्या बराबर बड़े का आयतन बटे एक छोटे का आयतन। तो बड़े का है 1000, छोटे का है 125, 125 एकम 25 अट्ठे होता है 1000। इसका मतलब उससे 8 घन बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अब 8 देखिए कहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 लाख वाला जो भी ऑप्शन बनेगा वो हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में बन रहा है। अगला है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। चूंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है तो 366 दिन होंगे। अगला प्रश्न है, 31 दिनों की संख्या 31 किस महीने में होती है। तो जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। तो यहाँ पर जो जनवरी होगी वो आपकी 31 दिन की होगी। बाकी जो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी 30 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं। चूंकि जो आप घनाभ देखते हो इसमें 8 शीर्ष होते हैं। देखिए 4 ये और 4 ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके शीर्ष कितने होते हैं, 8। अगला है कि संगामी रेखाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। संगामी क्या होती है, जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं उनको हम लोग संगामी कहते हैं। तो 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु पर मिलती हैं उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। बाकी जो भी इसमें दिए गए वो कोई भी ऑप्शन इसको मैच नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 169 का वर्ग आपका कितना होता है बच्चों, 13 होता है, और 144 का वर्ग 12 होता है। दोनों का अंतर कर दोगे तो ये एक आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ इसी प्रकार की एक दूसरी वीडियो में।